हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी में चैप्टर 9 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका पेमेंट सिस्टम के बारे में, और जो डिजिटल बैंकिंग है फ्रेंड्स, ये आपके रिटेल बैंकिंग का ही एक जो है सब टॉपिक है इस समय, है ना। रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग को ऐड कर लिया गया है, और डिजिटल बैंकिंग का सर्टिफिकेशन भी होता है। तो अगर कोई सर्टिफिकेशन भी करा है डिजिटल बैंकिंग में, तो उसके लिए भी ये जो है मतलब वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रुपे सिक्योर क्या होता है और आईएमपीएस के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, रुपे सिक्योर क्या होता है, रुपे पे सिक्योर या रुपे सिक्योर क्या होता है। तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रेंड, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि रुपे डेबिट कार्ड्स आए, है ना, रुपे नेटवर्क स्कीम आई, तो उन सबको सुरक्षित रखने के लिए रुपे सिक्योर लाया गया, पे सिक्योर कहते हैं। तो ई कामर्स हैज इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो जो ई कामर्स है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, मिंत्रा, ये सब बड़े बड़े जायंट्स जो है आप देख ही रहे हैं कि ई कामर्स में काफ़ी तेज़ी से चेंजेज आए हुए हैं। अब छोटी दुकानों की जगह पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स, एक तरीके से कह लीजिए, वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। हर कोई अपने घर पे बैठ करके शॉपिंग करना पसंद कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, द साइज ऑफ इंडियन ई कामर्स मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी राइज फ्रॉम $11 बिलियन इन 2013 से 137 बिलियन 2020 में। तो मतलब इतनी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है कि अगले 7 सालों में मतलब जो है ये $11 बिलियन से 137 बिलियन डॉलर होने वाला है। ठीक है, तो अब ये सब फिगर्स याद नहीं रखने, ये सिर्फ बैकग्राउंड है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, इंडिया रैंक्स थर्ड, इंडिया की रैंकिंग जो है इंटरनेट पेंट्रेशन में थर्ड है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या जो है तीसरे नंबर पर हमारे देश में है। इवन हम कह सकते हैं कि हमारी अभी काफ़ी जनता आबादी ऐसी है जिससे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि नंबर हमारा मतलब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ़ यूजर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है। भले ही अगर एज ए कंट्री देखें तो हो सकता है केवल 52% यूज करें, लेकिन 52%, 130 करोड़ का 52% भी हमें तीसरे नंबर पर ले जाता है फ्रेंड्स। ओके, पोटेंशियल फॉर ऑनलाइन पेमेंट इज देयर फॉर ह्यूज। तो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ई कामर्स बढ़ेगा, इंटरनेट यूजेज बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन पेमेंट्स भी बढ़ेंगी। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर कस्टमर टू कंडक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे कार्ड्स, एनपीसीआई लॉन्च्ड रुपे पे सिक्योर सोल्यूशन। तो कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे सिक्योर सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है। अब होता क्या है ये, पे सिक्योर is a hosted solution for making safe and secure online transaction with RBI's mandated two-factor authentication by acting as e-storage for second password to be used in an online card not present transaction like verified by Visa and Master Secure। ठीक है, तो देखिए सिंपल सिंपल बातों में समझते हैं। कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट कार्ड ना प्रेजेंट हो। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है इसमें डेबिट कार्ड नहीं यूज होता है। तो फ्रेंड्स, कार्ड ना प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि आपको फिजिकली कहीं नहीं ले जाना है। अगर आप ई कामर्स वेबसाइट पर अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्या वहाँ डेबिट कार्ड को फिजिकली रखने की ज़रूरत है? नहीं। यदि आपको 16 डिजिट का अपना कार्ड का नंबर पता हो, सीवीवी नंबर पता हो, एक्सपायरी डेट पता हो, तो वही डेटा हम फिल करते हैं, एक्चुअल कार्ड नहीं यूज होता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे रुपे की तरफ से पे सिक्योर आया हुआ है, वैसे ही वीजा कंपनी की तरफ से वेरीफाइड आया हुआ है, और मास्टर कार्ड की तरफ से मास्टर सिक्योर कोड आया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। कार्ड नॉट प्रेजेंट मतलब एक्चुअल कार्ड नहीं यूज होता है। वेरीफाइड बाय वीजा का मतलब वीजा कंपनी वेरीफाइड लेकर आई है, रुपे कंपनी पे सिक्योर लेकर आई है, और मास्टर कार्ड वाले मास्टर सिक्योर कोड लेकर के आए हुए हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA यूज करने की ज़रूरत होती है। तो आरबीआई ने कह रखा है कि एक सिंगल फैक्टर से ऑथेंटिकेट मत कीजिए, कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करिए। तो इसे ही 2FA कहते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी हम आगे देख लेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। जैसे जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो आप अपने एटीएम की पिन डालते हैं ना, एटीएम की पिन डालते हैं, उसके बाद में ओटीपी भी आता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओटीपी जो है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कि मान लीजिए एक चीज़ पता किसी को चल गई तो दूसरी चीज़ किसी को नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि पे सिक्योर एक जो है सोल्यूशन है जो कि सिक्योर, सेफ और सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल करवाता है।
और ये एज पर आरबीआई मैंडेट है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाई जाए, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा पे सिक्योर है, ये ई स्टोरेज का काम करता है ऑफ सेकंड पासवर्ड टू बी यूज्ड इन एन ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। तो ये जो हमारा पे सिक्योर है वो क्या करता है, ई स्टोरेज का काम करता है, सेकंड पासवर्ड को ये स्टोर करके रखता है, कहाँ पर, जहाँ पर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो ये लाइन भी हमें क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इस लाइन से, इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सोल्यूशन यूजेज इमेज सिलेक्शन एज फर्स्ट फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन एंड पिन एज सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सिक्योरिटी टू ई ट्रांजेक्शन। तो अगर हम पे सिक्योर की बात करें तो पे सिक्योर में पहला फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इमेज सिलेक्शन होता है, दूसरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पिन होता है। ये बात ध्यान रख करके एग्जाम में जाइएगा। पूछा जाता है कि पे सिक्योर में सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ पिन, इट इज़ योर पिन, जो आपका पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वही आपका सेकंड फैक्टर होता है। फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इमेज का सिलेक्शन। तो हम एक इमेज का सिलेक्शन करते हैं और एक पिन डालते हैं, तो कुल मिलाकर के हमारी ट्रांजेक्शन सिक्योर हो जाती है। दिस इनोवेटिव ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजी सिंप्लीफाइज एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स एक्सपीरियंस ऑफ द कार्ड होल्डर एज दे डू नॉट रीड टू रिमेंबर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड। तो इसमें मतलब ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड याद ना रखने के सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। आइडेंटिकली द वेरीफाइड बाय वीजा, तो वीजा कंपनी ने वेरीफाइड लाया हुआ है। मास्टर सिक्योर, मास्टर कार्ड कंपनी द्वारा मास्टर सिक्योर को लाया गया है। ये सेम प्रिंसिपल पर, सेम सिद्धांतों पर काम करते हैं। यानी वीजा कंपनी का वेरीफाइड, मास्टर कार्ड कंपनी का मास्टर सिक्योर और रुपे का रुपे सिक्योर, सब एक ही सिद्धांतों पर काम करते हैं। दिस सर्विस थ्रू अ सिंपल चेकआउट प्रोसेस कन्फर्म्स योर आइडेंटिटी व्हेन यू मेक परचेज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो जब आप इंटरनेट पर परचेजिंग करते हैं तो ये एक चेकआउट प्रोसेस के थ्रू आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करता है। यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे कंफर्म होती है, थ्रू अ पर्सनल एश्योरेंस मैसेज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन which is shared between only you and the bank, authenticity of the page requesting your authentication is assured। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक जो है पर्सनल एश्योरेंस मैसेज आपको डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन पर। जैसे बैंकों की ऑनलाइन नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो कई सारे बैंक ऐसे हैं जो इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक इमेज और एक जो है फ्रेज जिसमें आप कुछ लिख देते हैं, और वो आप जब भी आप उसमें लॉगिन करने जाते हैं, अपनी कस्टमर आईडी वगैरह या अकाउंट नंबर डालते हैं, तो आगे ले जा करके वो उस इमेज को और आपकी जो आपने एक फ्रेज लिखी होती है, मान लेते हैं आपने लिखा हुआ है आई एम अशोक, ठीक है, तो आई एम अशोक ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लेते हैं मैंने कोई भी एलिफेंट सेलेक्ट कर रखा है फॉर एग्जांपल। तो होगा क्या कि अगर मैं अपनी कस्टमर आईडी डाल करके अगले पेज पर जाऊंगा या फिर उसी पेज पर ही जब ये सेलेक्ट करके लाएगा, तो वहाँ पर तुरंत ही, चाहे जब भी मैं अपनी बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करूँगा, तो वहाँ पर ये एलिफेंट की फ़ोटो और आई एम अशोक लिख करके आता है। अगर ऐसा लिख करके नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है एक फेक वेबसाइट है। इसी चीज़ से एश्योर हो जाता है कि आप एकदम सही जगह पर हैं। क्यों? क्योंकि केवल आपके बैंक को पता है कि आपने एक हाथी वाला फिगर सेलेक्ट कर रखा है, एक पिक्चर सेलेक्ट कर रखी है और आई एम अशोक लिखा हुआ है। ये बात जो है, कोई भी अगर वेबसाइट अगर डुप्लीकेट बनाएगा, पायरेटेड वेबसाइट बनाएगा, उसके जैसी दिखने वाली स्पूफिंग वेबसाइट बनाएगा, तो उससे वो ये चीज़ नहीं जान पाएगा कि आपने अपने अकाउंट में एलिफेंट की पिक्चर लगा रखी है और जो है आपने आई एम अशोक लिखा हुआ है, ये बात उसको नहीं पता चल सकती है। तो ऑथेंटिसिटी इसी से पता चल जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एश्योरेंस मैसेज दिखाया जाता है आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपके और बैंक के बीच में शेयर किया जाता है, और अगर ये दिख जाता है तो जो पेज पर आप हैं वो पेज ऑथेंटिक है, इस बात का एश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। तो रुपे का रुपे सिक्योर हमने डिस्कस किया। मास्टर कार्ड का सिक्योर कोड होता है फ्रेंड, और वेरीफाइड बाई वीजा, वीजा कंपनी का वेरीफाइड है। ये सभी जो है सिर्फ एक ही पर्पज है इनका, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया रुपे सिक्योर के बारे में हमने देखा। रुपे सिक्योर क्या है, बेसिकली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बाकी ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉमर्स काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 2013 में 11 बिलियन की इंडस्ट्री थी ई कॉमर्स वाली, 2020 में 137 बिलियन हो रही है।
तो काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पेनिट्रेशन में हमारी तीसरी रैंक है, चाइना और अमेरिका के बाद में हम ही आते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसी बात को देखते हुए एनपीसीआई ने रूपे सिक्योर लॉन्च किया है। रूपे सिक्योर आपकी ऑनलाइन पेमेंट को सिक्योर्ड बनाता है। आरबीआई का मैंडेट है कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी वो सेफ और सिक्योर होने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA यूज होना चाहिए, ठीक है। और 2FA यूज होता है तो पे सिक्योर करता है, एक जो है क्या करता है, ई स्टोरेज का काम करता है। आपके सेकंड पासवर्ड को ये स्टोर करके रखता है, कहाँ पर, जहाँ पर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन हो रही हैं। कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें आपका डेबिट कार्ड एक्चुअल में नहीं यूज होता है, केवल उसका डेटा यूज होता है, ठीक है। और वीज़ा जो है कंपनी वेरीफाइड लेकर आई हुई है, और मास्टर सिक्योर कोड जो है मास्टर कार्ड वाले लेकर आए हैं, जैसे रुपए वाले रुपे सिक्योर लेकर के आए हुए हैं। तो मतलब कहने कि ये तीनों बस अलग अलग कंपनियों के लिए 3 नाम है, बाकी काम एक ही है। इसमें क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, रुपे सिक्योर में इमेज सिलेक्शन। सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन आपका पिन कोड होता है, पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसमें कस्टमर को कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वीज़ा कंपनी का वेरीफाइड, और मास्टर का मास्टर सिक्योर कोड जो है मास्टर कार्ड का सेम ही सिद्धांतों पर, जैसे रुपे का सिक्योर होता है वैसे ही वेरीफाइड और उसी तरीके से मास्टर सिक्योर, सब एक ही सिद्धांतों पर या प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये एक जो है जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपकी पहचान को जो है कंफर्म करता है कि आप ही हो या नहीं हो। उसको कंफर्म कैसे करता है, उसको करने के लिए एक एक मैसेज दिखाया जाता है आपको आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपके और आपके बैंक में ही के बीच में ही शेयर रहता है, किसी और को नहीं पता होता है। अगर वो पर्सनल मैसेज या वो इमेज आपको दिख जाती है तो आप ये एश्योर हो सकते हैं कि हाँ, जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं वो सही वेबसाइट है। ओके, तो अब हम फ्रेंड्स जो है आईएमपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईएमपीएस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि इसकी लिमिट क्या होती है, क्या ये 24 घंटे अवेलेबल है या नहीं है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस इज अ रियल टाइम पेमेंट सर्विस दैट इज अवेलेबल 24/7 365 डेज अ ईयर इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। रियल टाइम का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, रियल टाइम का मतलब होता है जिस जो समय चल रहा है, जैसे इसी समय, इसी दिस वेरी मोमेंट इज रियल टाइम। अगर मैंने 10:01 पर कोई ट्रांजैक्शन की तो वो 10:01 पर ही अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो उसे हम रियल टाइम पेमेंट कहते हैं, रियल टाइम पेमेंट सर्विस कहते हैं। इसी पर बेस्ड है आरटीजीएस, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो आरटीजीएस होता है फ्रेंड्स उसमें तुरंत का तुरंत पैसा जाता है। जो नेफ्ट होता है उसमें नेट सेटलमेंट के थ्रू जाता है, यानी बैच बनते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 48 बैच होते हैं और उनके थ्रू पैसा हर आधे आधे घंटे पर जाता है। ओके, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है एमपीएस का फुल फॉर्म। ये हमेशा अवेलेबल है 24/7 365। अभी करंट टाइम पे नेफ्ट हो गया है ना, आरटीजीएस हो गया और आपका आईएमपीएस होगा, ये सभी 24 घंटे अवेलेबल है फ्रेंड्स, किसी में कोई रियायत नहीं रह गई है, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, छुट्टियों के दिन भी अवेलेबल रहते हैं आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस। इट फैसिलिटेट इंटर बैंक अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफ़र। तो इंटर बैंक मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक के बीच में आप खाते से खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस अवेलेबल होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर। कैसे कैसे आप कर सकते हैं, मोबाइल में आप कर सकते हैं आईएमपीएस, ऐप के थ्रू कर सकते हैं, एसएमएस भेज करके कर सकते हैं, यूएसएसडी के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो मोबाइल लैपटॉप पर लॉगिन कर लीजिए, इंटरनेट बैंकिंग उससे कर लीजिए। एटीएम मशीन पर चले जाइए, वहाँ से आईएमपीएस कर लीजिए, या ब्रांच चले जाइए, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप आईएमपीएस कर दीजिए, ठीक है। तो इतने तरीकों से, इतने प्लेटफॉर्म से आईएमपीएस इनिशिएट किया जा सकता है। आईएमपीएस कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, आपके मोबाइल फ़ोन से किया जा सकता है, आपके लैपटॉप से इंटरनेट बैंकिंग यूज करके किया जा सकता है, एटीएम मशीन से किया जा सकता है, ब्रांच से किया जा सकता है। जो मोबाइल पर कर सकते हैं उसमें भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जो बैंक का ऐप है आईएमपीएस वाला उसको यूज़ कर सकते हैं, या एसएमएस भेज करके कर सकते हैं, या यूएसएसडी को यूज़ करते हुए आप आईएमपीएस कर सकते हैं। एसएमएस का फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूएसएसडी। तो इस पे अगले लेक्चर में हम यूएसएसडी एनयूयूपी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 5 नंबर की केस स्टडी जो है पूछी जा चुकी है,
तो यूएसएसडी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। *99# जो होता है इसी को ही फ्रेंड्स यूएसएसडी कहा जाता है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो यूएसएसडी क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। इफ़ आईएमपीएस इज यूज थ्रू इंटरनेट आर एटीएम देन नो प्रायर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप जो है इंटरनेट का यूज करके या एटीएम मशीन का यूज करके आईएमपीएस भेजना चाहते हैं तो कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप आईएमपीएस को मोबाइल फ़ोन के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना मस्ट होता है। क्लियर हो गई अपनी बात। उसके बाद में एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो कस्टमर को एक MMID प्रोवाइड कर दी जाती है। MMID क्या होती है? यानी आईएमपीएस में ही MMID का यूज होता है। MMID का यूज कहाँ पर होता है? आईएमपीएस में। MMID क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ये एक 7 डिजिट का कोड होता है एंड एन एम पिन विच एक्ट एज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। और इसमें आपको एक एम पिन भी बनाना होता है, मोबाइल पिन बनाना होता है जो कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड का काम करता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है आईएमपीएस के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने जानी। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये छुट्टी वाले दिन भी अवेलेबल है 24/7/365। रियल टाइम होता है यानी तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें इंटर बैंक डिफरेंट बैंकों के बीच में आपस में पीएनबी से बीओबी में, बीओबी से एचडीएफसी में, किसी भी बैंक में अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आईएमपीएस को किन प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं? आप एटीएम मशीन से, आप ब्रांच जा करके, इंटरनेट बैंकिंग से, यहाँ तक कि मोबाइल में आप अपना ऐप यूज करते हुए, एसएमएस को यूज करते हुए, यूएसएसडी को यूज करते हुए आईएमपीएस किया जा सकता है। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। आईएमपीएस अगर जो है आप एटीएम मशीन से या इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके कर रहे हैं तो आपको पहले से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है बैंक के साथ में, है ना? या मोबाइल बैंकिंग या फिर आईएमपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप आईएमपीएस कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कहेंगे क्योंकि ओटीपी वगैरह आएगा तो मोबाइल नंबर मतलब पर्टिकुलरली आईएमपीएस सर्विस के लिए बैंक में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आईएमपीएस जो है मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर बैंक के साथ होना चाहिए। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक एमएमआईडी प्रोवाइड की जाती है। एमएमआईडी क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है और ये 7 डिजिट का कोड होता है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एमएमआईडी का फुल फॉर्म और उसमें कितनी डिजिट होती है? खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रख कर के चलेंगे कि एमएमआईडी होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और ये 7 डिजिट का कोड होता है। साथ ही साथ में आपको एमपिन भी मिलती है जो कि ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांज़ैक्शन फ्लो ऑफ आईएमपीएस लिखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिमिटर कस्टमर है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जिस कस्टमर को पैसा भेजना है वो है। यहाँ पर रिमिटर बैंक है ना? जैसे मान लीजिए ये कस्टमर जो है बीओबी का है, तो ये बीओबी का कस्टमर है तो उसका बैंक बीओबी हो गया। यहाँ एनपीसीआई का स्विच है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का स्विच वही एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो एनएफएस है उसी का यूज करता है एनपीसीआई यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ बेनिफिशियरी का बैंक है और यहाँ पर फाइनली बेनिफिशियरी कस्टमर हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है फ्रेंड। सबसे पहले रिमिटिंग बैंक कस्टमर इनिशिएट द ट्रांजेक्शन ऑन हिज मोबाइल एंड अथराइज इट विथ एमपिन। तो जिसको पैसे भेजने हैं वो क्या करेगा? ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेगा और उसके बाद एमपिन डाल करके उसको अथेंटिकेट कर देता है। रिमिटिंग बैंक वैलिडेट द एमपिन, रिमिटर्स मोबाइल नंबर है ना, अकाउंट नंबर एंड डेबिट कस्टमर अकाउंट एंड फॉरवर्ड द ट्रांजेक्शन टू आईएमपीएस स्विच। तो ये क्या करेगा? एक बार ये देखेगा, जो रिमिटिंग बैंक है वो बैंक ये चेक करता है कि जो भी डेटा डाला गया है एमपिन या फिर जो है अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो कस्टमर के खाते को डेबिट कर दिया जाता है और ट्रांजेक्शन को आईएमपीएस स्विच की तरफ, यहाँ पर जो स्विच है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आईएमपीएस स्विच वैलिडेट द ट्रांजेक्शन कंटेंट एंड फॉरवर्ड द इंस्ट्रक्शन टू बेनिफिशियरी बैंक बेस्ड ऑन एन बिन। ये एन बिन का मतलब फ्रेंड समझ में नहीं आया है, लेकिन हम सिंपल समझ लेते हैं कि आईएमपीएस स्विच जो है वो वैलिडेट करेगा ट्रांजेक्शन के कंटेंट को और इसको भेज देता है बेनिफिशियरी बैंक के पास में कि किस बैंक का बेनिफिशियरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एचडीएफसी का है। और वो कैसे डिसाइड होता है कि किस बैंक का बेनिफिशियरी है? एक बीआईएन नंबर होता है, उसके थ्रू ये डिसाइड होता है। बेनिफिशियरी बैंक वैलिडेट्स अकाउंट डिटेल एंड क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट। अब क्या करेगा? बेनिफिशियरी बैंक जो है वो वैलिडेट करता है अकाउंट की डिटेल, किसके खाते में पैसा जाना है, और उसको कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर देता है। 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बेनिफिशियरी बैंक एडवाइस स्विच
ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर एक बार बेनिफिशियरी बैंक ने अगर उसको अप्रूवल मिल गया है तो ट्रांजेक्शन जो है भेज देगा ट्रांजेक्शन, है ना, कस्टमर के खाते में पैसा डाल देगा। उसके बाद में ये स्विच को बताता है वापस कि पैसा जो है मतलब ट्रांजेक्शन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। उसके बाद में IMPS स्विच एडवाइजेज अप्रूवल और रिजेक्शन टू द रिमिटिंग बैंक। फिर एडवाइजिंग बैंक को, जिसने ये रिमिटिंग बैंक था, उसको स्विच बताता है कि ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है। रिमिटिंग बैंक अब ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेता है कि बेस्ड ऑन रिजेक्शन और अप्रूवल। अगर रिजेक्शन हुआ है तो पैसा गया ही नहीं है, जो पैसा डेबिट किया तो उसे वापस कर देगा। अगर अप्रूव हो गया है तो फिर पैसा डेबिट हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। बोथ रिमिटर एंड बेनिफिशियरी बैंक इनिशिएट SMS टू, है ना, देयर रिस्पेक्टिव कस्टमर इन्फॉर्मिंग ऑन द ट्रांजेक्शन स्टेटस। फिर उसके बाद में जो सेंडिंग बैंक है और जो रिसीविंग बैंक है, दोनों अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो है फ्रेंड्स, हमने थोड़ा बहुत समझा इसमें। बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है हमारे यहाँ, लेकिन जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बाकी के 4 स्टेप में होती हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा, कितना पैसा भेजना है, 5,000 रुपये मान लीजिए, उसका अपना पिन डालेगा, रिमिटर बैंक के पास आएगा। रिमिटर बैंक क्या करेगा, चेक करेगा कि जो कस्टमर ने डेटा डाला है, पिन वगैरह डाला, वो सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो उसे NPS स्विच के पास भेज देगा। स्विच क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड कर देगा बेनिफिशियरी बैंक को। किस बैंक को भेजना है उस बात का डिसीजन NBIN के द्वारा होता है। बेनिफिशियरी बैंक के पास डेटा आएगा, वो वैलिडेट करेगा किस कस्टमर खाते में पैसा जाना है और कितना डालना है। वो उठा करके अगर सब कुछ ठीक लगा तो बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डाल देगा। अब एक बार पैसा डाल दिया, हम ये मान कर चलते हैं कि सब कुछ सही है तो पैसा डाल दिया। अब उसके बाद में बेनिफिशियरी बैंक जो है इन्फॉर्म करेगा स्विच को कि ट्रांजेक्शन हुई या नहीं हुई, यानी अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई। अब उसके बाद में रिमिटर बैंक यही सॉरी ये स्विच इसी बात को रिमिटिंग बैंक को बताएगा कि भाई ट्रांजेक्शन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। एक बार इसको ये पता चल गया कि अप्रूव हो गई है तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा। अगर उसको पता है कि रिजेक्ट हो गई है तो वो उठा करके बेनिफिशियरी के खाते में पैसा वापस डाल देगा। कौन, रिमिटर बैंक। पहले वो डेबिट कर लेगा लेकिन बाद में वापस कर देगा क्योंकि ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद में बेनिफिशियरी को और जो सेंडर है, जो रिसीवर है ना, जो रिमिटर है कस्टमर और जो बेनिफिशियरी कस्टमर हैं, इन दोनों के बैंक, यानी ये वाला बैंक अपने कस्टमर को और ये वाला बैंक अपने कस्टमर को SMS भेज देते हैं। इसको बता देगा कि आपका खाता डेबिट हो गया और ये पैसा भेजा जा चुका है, और इस बेनिफिशियरी को पता दिया जाएगा कि आपके खाते में इतना पैसा क्रेडिट हो गया है IMPS के थ्रू। तो ये है पूरा फ्रेंड्स जो है सिंपल प्रोसेस जो है IMPS ट्रांजेक्शन का फ्लो। आई बिलीव आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। IMPS किन किन तरीक़ों से किया सकता है। अगर IMPS में आपको पैसे भेजने हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और MMID अगर आपके पास है तो आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि मुझे अपने दोस्त को पैसा भेजना है तो मुझे उसका मोबाइल नंबर और उसका MMID केवल दे दे अगर मेरा दोस्त, तो मैं उसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसे P2P कहते हैं, फ़ोन टू फ़ोन पेमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फंड ट्रांसफ़र यूजिंग अकाउंट नंबर, ये फ़ोन टू अकाउंट हो गया फ्रेंड्स, ओके। या कहीं P2P फ़ोन टू फ़ोन होता है, कहीं पर P2P पर्सन टू पर्सन होता है। ऐसे भी यहाँ जैसे P2A का मतलब पर्सन टू अकाउंट हो जाएगा। तो जिस भी सेंस में आपको मिल जाए उस हिसाब से आंसर कर लीजिएगा। फंड आप अकाउंट नंबर के हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी केवल अकाउंट नंबर और IFSC कोड पता हो तो उससे भेजा जा सकता है। आधार नंबर पता हो तो भी फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे ABRS कहते हैं, आधार बेस्ड रेमिटेंस स्कीम बोला जाता है, जिसमें आधार नंबर से पैसा भेजते हैं। और उसके बाद में पुश बेस्ड मर्चेंट पेमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर एंड MMID। तो पुश और पुल दो तरीके की जो है मर्चेंट पेमेंट होती है फ्रेंड्स, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पुश बेस्ड जो है, पुश पर आधारित जो है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है और MMID चाहिए होती है। इसे P2M पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसी तरीके से पुल बेस्ड जो है मर्चेंट ट्रांजेक्शन होती हैं यूजिंग मोबाइल नंबर और MMID। और IMPS आप USSD चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। P2P का मतलब फ़ोन टू फ़ोन होता है, P2A का मतलब फ़ोन टू अकाउंट होता है, P2M का मतलब फ़ोन टू मर्चेंट होता है, ABRS का मतलब आधार बेस्ड रेमिटेंस स्कीम होता है। देखिए हमने क्या समझा, अगर आपको IMPS करना है तो आपके पास क्या चीज़ें हों तो आप पैसा भेज सकते हैं। अगर आपके पास केवल आपके दोस्त का आधार नंबर है तो आप पैसा भेज सकते हैं। अगर उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड है तो आप पैसा भेज सकते हैं IMPS के थ्रू। अगर उसका मोबाइल नंबर प्लस उसका MMID है तो भी आप पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद में आप USSD को यूज़ करके भी पैसा भेज सकते
हैं। यूएसएसडी को यूज़ करके भी पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा जो मर्चेंट को पेमेंट होती हैं, वो 2 तरीके की होती हैं। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर मर्चेंट का और उसकी एमएमआईडी चाहिए होती है। लेकिन जो पेमेंट होती हैं, वो एक पुश बेस्ड होती है और एक पुल बेस्ड होती है। मर्चेंट को ही पेमेंट कर रहे हैं और डेटा मोबाइल नंबर और एमएमआईडी ही चाहिए। यहाँ एमएमआईडी और मोबाइल नंबर ही आपको चाहिए। लेकिन एक पुश बेस्ड होती है और एक पुल बेस्ड। अभी समझ लेंगे कि पुश बेस्ड क्या होता है और पुल बेस्ड क्या होता है, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स, इसमें हमने ये भी देखा कि अगर आधार से भेज रहे हैं पैसा तो उसे एबीआरएस कहते हैं, आधार बेस्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर आपको अपने दोस्त का आधार नंबर पता है तो जो आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम एबीआरएस कहते हैं, आधार बेस्ड रेमिटेंस स्कीम। तो क्लियर हो गया कि आईएमपीएस कई तरीकों से किया जा सकता है कि अकाउंट नंबर एफएससी कोड पता है, केवल आधार नंबर पता है, मोबाइल नंबर प्लस एमएमआईडी पता है तो भी भेज सकते हैं, है ना? ये कई सारे तरीके हैं। या यूएसएसडी स्टार 99 हैश जो होता है उसके थ्रू भी आप पैसा भेज सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जो हमने कहा था कि पुश और पुल बेस्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पुश बेस्ड का मतलब और पुल बेस्ड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन पुश बेस्ड ट्रांजैक्शन करती हैं कहलाती हैं। यानी कस्टमर ने पुश किया हुआ है, पैसा आपको भेजा है, आपकी तरफ भेजा है, पुश किया हुआ है तो उसे पुश बेस्ड ट्रांजैक्शन कहेंगे। और अगर मर्चेंट आपसे पैसा ले ले तो उसे पुल बेस्ड ट्रांजैक्शन कह देंगे, है ना? मर्चेंट इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन पुल बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे आप जो है किसी दुकानदार के पास गए, है ना? उसने क्यूआर कोड रखा हुआ था, आपने उसको स्कैन किया और पेमेंट कर दी। तो एक तरीके से आपने खुद ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट की ना, क्यूआर कोड रखा था, मर्चेंट ने कुछ नहीं कहा है, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, 10-20 रुपए जो भी पे करना था पे कर दिया, फुर्सत हो गई। ये पुश बेस्ड ट्रांज़ैक्शन है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, इसके सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से समझिएगा, ठीक है? तो ये पुश बेस्ड है, आपने पुश किया पैसे देने के लिए, है ना? कि मैं पैसे देता हूँ। पुल बेस्ड ट्रांज़ैक्शन क्या होगी? पुल बेस्ड ट्रांज़ैक्शन का वैसे समझ लीजिए, जब आपके पास में ये फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई वो आते हैं, कोरियर वाले आते हैं, तो वो आपको एक मैसेज भेजते हैं। वो आपको, है ना, एक एक जो है क्यूआर कोड भेजते हैं या एसएमएस भेजते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आप जो है ये पेमेंट करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो वहाँ क्या है, मर्चेंट ने ट्रांज़ैक्शन को इनिशिएट किया है। आप बस उस लिंक पर क्लिक करते हो, वो ले जाता है आपको फ़ोन पे पर, गूगल पे पर, वहाँ से पेमेंट हो जाती है। तो यही होता है फ्रेंड्स पुश और पुल में डिफ़रेंस। पुश का मतलब होता है कि कस्टमर खुद जो है ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट कर रहा है और पुल का मतलब होता है मर्चेंट ने ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट की है। मर्चेंट आपसे पैसे खींचने की, पुल करने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से ये कह लीजिए, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल पुश बेस्ड का कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांज़ैक्शन में मोबाइल का रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह ये सब पुश ट्रांज़ैक्शन होती हैं, कस्टमर खुद ही करता है। पुल बेस्ड में ऑटो डेबिट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फ्रॉम अ मर्चेंट, ठीक है? तो मर्चेंट से अगर जो है जैसे आपके खाते से जो है एलआईसी की इंस्टॉलमेंट करती है या आपके खाते से लोन की इंस्टॉलमेंट करती हैं, तो वो सभी जो है एक तरीके से पुल ट्रांजैक्शन होती हैं, क्योंकि उसमें मर्चेंट ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है, आप कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे होते हैं। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को मतलब जो ये बात कही है उसी कॉन्सेप्ट को ये समझाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इन एसेंस आप समझ लीजिएगा, आपके पास कुछ पैसा है, आई नीड टू लेट यू हैव द मनी आइदर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टू सेटल द डेट। मैं आपको पैसे दूंगा, या तो मैंने कोई गुड्स और सर्विस खरीदी हुई है या फिर कोई कर्जा है जिसको मुझे चुकाना है, ठीक है? एज सच आई एम पेयर, इसीलिए मैं एक पेयर हूँ, मैं आपको पैसे पे करूंगा। यू आर पेई, आपको पैसे मिलेंगे, है ना? अगर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हो तो उसमें ड्रावर होता है, ड्रावी होता है और पेई होता है तीसरी पार्टी जिसको पैसे मिलते हैं। तो देखिए पेई यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि मैं पैसे पे करूंगा तो आई एम पेयर, और आपको पैसे मिलेंगे तो आप पेई होते हैं, है ना? क्योंकि जब हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं चेक वगैरह में, तो पेई थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि पेई कौन होता है। ऐसा लगता है कि जिसे पैसे पे करना है ना? जो पैसे पे करेगा वो पेई है। ऐसा नहीं होता है, जिसे पैसे मिलते हैं वो पेई होता है, जो पैसा पे करता है उसे पेयर कहते हैं। ओके, तो पेयर हो गया और पेई हो गए जिसको पैसे मिलने हैं। हाउ कैन आई डिफाइन टू, दो तरीके के ट्रांजेक्शन जो है पुल और पुश ट्रांजेक्शन को देखिए। पुश का मतलब होता है आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा। ट्रेडिशनली अगर एग्जांपल देखा जाए तो कैश पेमेंट या क्रेडिट ट्रांसफर जो है होता है आई गिव यू मनी, यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को पैसा दे देगा। तो अगर मैं कस्टमर खुद जो है पैसा दे रहा है दुकानदार को, है ना, तो उसे पुश हो जाएगा। और पुल का मतलब होता है यू टेक द मनी, मतलब मैं कस्टमर हूँ और आप दुकानदार हो, आप पैसा मुझसे ले लेंगे, यू टेक द मनी। तो ये जो है आपका पुल ट्रांजेक्शन हो जाती है। दिस इज अ ट्रेडिशनल डेबिट पेमेंट। ओके,
पुश पेमेंट्स हैव इम्प्लाइड कंसेंट एंड पुल पेमेंट रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ कंसेंट टू बी रजिस्टर्ड सच एज डायरेक्ट डेबिट मैंडेट। अब जो पुश ट्रांजैक्शन होती हैं फ्रेंड, पुश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसको कस्टमर पुश करे, खुद करे, है ना। तो उसमें कंसेंट आपका है, क्यूआर कोड रखा हुआ है, आपने आकर के स्कैन किया, इसका मतलब आप राजी थे, आपने आपने कंसेंट दे रखी थी, सहमति दी थी, तभी तो पेमेंट हुई, है ना, आपने पिन डाला। लेकिन जो पुल ट्रांजैक्शन होती है, पुल पेमेंट होती है, उसमें आपको किसी न किसी तरीके का एक कंसेंट देना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले से कहा है कि हाँ, आप मेरे खाते से हर महीने 1000 रुपये काट लीजिए, तो उसके लिए आपने कोई मैंडेट वगैरह कहीं न कहीं साइन वगैरह किए होंगे कि आई अथराइज़ कि आप मेरे खाते से 1000 रुपये हर महीने डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम फॉर्म ऑफ कंसेंट की ज़रूरत होती है। किस केस में? कंसेंट किस केस में एक्सप्लिसिट होता है? फ्रेंड्स, ये एक्सप्लिसिट होता है पुल के केस में, जहाँ पर दुकानदार आपसे पैसे ले रहा है। जहाँ पर आप पुश कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं पैसे, वहाँ पर जो है कंसेंट की रिटन कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ नया नहीं है इसमें फ्रेंड्स, ये सिंपल टर्म में पुल ट्रांज़ैक्शन क्या होती है, पुश ट्रांज़ैक्शन क्या होती है, इतना समझ लीजिएगा। पुश ट्रांज़ैक्शन कस्टमर इनिशिएट करते हैं, पुल ट्रांज़ैक्शन जिन्हें मर्चेंट इनिशिएट करते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर ध्यान रख सकते हैं तो अच्छा है। पुश ट्रांज़ैक्शन, मोबाइल का रिचार्ज आपने खुद करवाया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने खुद किया हुआ है। पुल ट्रांज़ैक्शन, आपके खाते से जो पैसा हर महीने डेबिट हो जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा कुछ परचेज़ करने के लिए, तो उसे पुश ट्रांज़ैक्शन कह देंगे, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम्पल है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पुश बेस्ड मर्चेंट पेमेंट इन आईएमपीएस। तो पुश बेस्ड का मतलब, पुश करने का मतलब हुआ कस्टमर खुद पेमेंट कर रहा है। पुल करने का मतलब दुकानदार आपसे पैसे खींच रहा है, तो दुकानदार इनिशिएट करेगा। थोड़ा ऐसे लॉजिकली ध्यान रखिएगा। पुश बेस्ड मर्चेंट पेमेंट इन आईएमपीएस में क्या होता है, कस्टमर गोज टू द मर्चेंट आउटलेट, कस्टमर जो है मर्चेंट की दुकान पर जाएगा। इनिशिएट ट्रांजेक्शन फ्रॉम हिज मोबाइल, अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेगा बाई एंटरिंग मर्चेंट क्रेडेंशियल सच एज मर्चेंट्स मोबाइल नंबर, उसका एमएमआईडी, है ना, एंड हिज ओन एमपिन अलॉन्ग विद द पेमेंट डिटेल्स। तो मतलब कहने का, कस्टमर जो है दुकान पर जाता है, मान लीजिए उसने कुछ खरीदा है, मान लीजिए उसने आटा खरीदा हुआ है, आटा 200 रुपये का उसका पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा, अपना मोबाइल निकालेगा, आईएमपीएस इनिशिएट करेगा, उसमें जो दुकानदार है, मर्चेंट है, उसका मोबाइल नंबर खुद भरेगा, उसका एमएमआईडी भरेगा, है ना, कितने रुपए की पेमेंट होनी है, 200 500 जो भी पेमेंट करनी है वो डालेगा, उसके बाद में अपना एमपिन डालेगा, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये पुश बेस्ड मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईएमपीएस में ऐसे होती है। अब हम बात करेंगे पुल बेस्ड मर्चेंट पेमेंट इन आईएमपीएस। तो पुल बेस्ड कैसे होती है, कस्टमर विजिट करेगा मर्चेंट की वेबसाइट को, इनिशिएट ट्रांजेक्शन बाय एंटरिंग कस्टमर्स क्रेडेंशियल सच एज हिज ओन एमएमआईडी एंड मोबाइल नंबर, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एमपिन ही एंटर्स ओटीपी। तो जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर जो है मान लीजिए कोई परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या करना होता है, मर्चेंट की वेबसाइट विजिट करेंगे, ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेंगे, फिर वो आपसे डिटेल्स इंटर करने के लिए मांगेगा, इंटरिंग कस्टमर्स डिटेल क्रेडेंशियल सच एज हिज ओन एमएमआईडी। अब वो अपना खुद का एमएमआईडी और अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, आप मर्चेंट की सारी डिटेल डाल रहे थे। देखिए, पुल बेस्ड में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर सॉरी पुश बेस्ड में जो कस्टमर इनिशिएटर थे, वहाँ पर आप जो है मर्चेंट का मोबाइल नंबर, मर्चेंट की एमएमआईडी डाल रहे थे और उस पर पैसे भेज रहे थे एमपिन डाल करके। यहाँ पर पुल बेस्ड में, जिसमें जिसमें दुकानदार ने जो है ट्रांज़ैक्शन को इनिशिएट करना है या दुकानदार की तरफ से ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट हो रही है, वहाँ पर आप ट्रांज़ैक्शन जब इनिशिएट करेंगे तो एमएमआईडी अपना खुद का डालेंगे और अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल करके फिर अमाउंट डालेंगे, कितने रुपए की पेमेंट है, और यहाँ एमपिन की जगह पर आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और आपका पेमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इस बात पर एकदम लिटरल मीनिंग में ना जाइएगा कि ट्रांज़ैक्शन कस्टमर ही इनिशिएट कर रहा है। सर, यहाँ तो शॉपकीपर ने तो किया ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पुल बेस्ड ट्रांज़ैक्शन वो होती हैं जहाँ पर मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट करे, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मर्चेंट की वेबसाइट पर गए और फिर ट्रांज़ैक्शन खुद ही इनिशिएट किया है। लेकिन एक तरीके से आप जो है ये मर्चेंट एंड की ही ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आपके एंड की ट्रांज़ैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दुकानदार वहाँ मौजूद नहीं है जो आपको अपना मोबाइल नंबर या एमएमआईडी बताएगा कि आप ये मेरी एमएमआईडी है, मेरा मोबाइल नंबर है और इस पर 200 रुपए पे कर दीजिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऑटोमैटिक है, इसलिए आपको खुद का एमएमआईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ रहा है ताकि आपका खाता वो मतलब आपके खाते से पैसा वो ले सके। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है पुल बेस्ड जो है मर्चेंट पेमेंट। ओटीपी यहाँ पर यूज़ होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो पुश बेस्ड मर्चेंट पेमेंट में हमने समझ लिया और पुल बेस्ड मर्चेंट पेमेंट में हमने समझ लिया। अब यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल्स एक साथ दे रखी हैं, कौन-सी सर्विस है, कौन-सा प्रोडक्ट है, ये सारा देखेंगे।
सर्विसेज फंड ट्रांसफ़र यूजिंग, है ना, मर्चेंट यूटिलिटी सर्विसेज पेमेंट। थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आधार नंबर से। 3 तरीकों से अभी आप पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल से। आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड पता है उसका, या आधार नंबर पता है तो उससे पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। और मर्चेंट वाले केस में एक पुश ट्रांज़ैक्शन होती है, एक पुल ट्रांज़ैक्शन होती है। पुश करने का मतलब कस्टमर खुद ही पैसा पुश कर रहा है, पुल करने का मतलब दुकानदार आपसे पैसा खींच रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मर्चेंट इनिशिएट करता है और इसे जो है पुश वाले को कस्टमर इनिशिएट करता है। तो अगर मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से भेजना है तो क्या चाहिए होता है, रिसीवर का मोबाइल नंबर और उसकी एमएमआईडी चाहिए होती है। जो आपका दोस्त है जिसको पैसे चाहिए, उसका जो है मोबाइल नंबर और उसकी एमएमआईडी अगर आपको पता चल जाए तो आप पैसा भेज सकते हैं। उसी तरीके से अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के थ्रू भेजना है तो यहाँ पर भी रिसीवर का अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड आपको चाहिए होता है। आधार नंबर के थ्रू भेजना है तो रिसीवर का आधार नंबर अगर आपको पता चल जाता है तो आप पैसा भेज सकते हैं। अब कहाँ से भेज सकते हैं, तो आप अपना मोबाइल यूज करके, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके, एटीएम मशीन का यूज करके, ब्रांच में जा करके किसी भी तरीके से आप जो है आईएमपीएस कर सकते हैं। इवन मोबाइल में भी आपके पास में आप ऐप यूज कर सकते हैं, आप जो है एसएमएस का यूज कर सकते हैं, या आप यूएसएसडी का भी यूज कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में ये इतना हो गया फ्रेंड जो है, इसके बाद में और डिटेल में अभी चर्चा नीचे करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम जो है, अगर अब मुझे अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं आईएमपीएस से, तो मैं 3 तरीके अडॉप्ट कर सकता हूँ। एक, अपने दोस्त का मोबाइल नंबर और एमएमआईडी पता कर लूँ। दूसरा, अपने दोस्त से उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड पता कर लूँ, तब भी भेज सकता हूँ, या अपने दोस्त का आधार नंबर पता कर लूँ, तब भी मैं उसको भेज सकता हूँ, 3 तरीकों से। अब अगर मुझे मान लीजिए आईएमपीएस करनी है, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? मैं ब्रांच में जा कर के कर पाऊँगा, मैं एटीएम मशीन पर जा कर के कर पाऊँगा, मैं अगर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र हूँ, तो वहाँ से कर पाऊँगा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ से भी कर पाऊँगा, ठीक है? उसके बाद में अगर आपको पैसा भेजना है तो रिमिटर को क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियरी को क्या करना पड़ेगा, ये भी बात कर लेते हैं। रिमिटर नीड्स टू बी मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर्ड, हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू चैनल अदर देन मोबाइल। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको आप अपने मोबाइल से जो है आईएमपीएस इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है बैंक में, यानी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर होनी चाहिए आपके मोबाइल पर, तब आप भेज सकते हैं। और अगर मोबाइल के अलावा और किसी चैनल से, और कौन से चैनल हैं, ब्रांच है, एटीएम मशीन है, इंटरनेट बैंकिंग है, अगर इनमें से किसी मेथड से भेजना चाहते हैं तो आपका मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं होता है। किसके लिए है ये बात? रिमिटर के लिए, जो पैसा भेजना चाहता है। बेनिफिशियरी की बात करें, बेनिफिशियरी वो होता है जिसे पैसे मिलते हैं। तो नो नीड टू मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फंड्स यूजिंग बैंक अकाउंट डिटेल और आधार नंबर। तो अगर कोई कस्टमर है जो अपने खाते में पैसा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बता करके या आधार नंबर बता करके चाहता है पैसा रिसीव करना, तो उसके लिए कोई मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जो है मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से करना चाहता है, तो उसके लिए मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एमएमआईडी उसी केस में मिलती है जब आईएमपीएस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर इस मेथड के लिए और इस मेथड के लिए अगर बेनिफिशियरी हो, अगर आप मान लीजिए बेनिफिशियरी हैं, तो आपको मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर के थ्रू भेज रहा है कोई दोस्त, तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका कोई दोस्त जो है मोबाइल नंबर और एमएमआईडी से भेजना चाहता है, तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर ही नहीं किया तो एमएमआईडी आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए इस मेथड के लिए एमएमआईडी के लिए मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी होता है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। और इसके बाद में मर्चेंट वाली जो हमने बात की यहाँ पर, कि मर्चेंट के पास में 2 तरीके की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। एक पुश बेस्ड जिसमें कस्टमर पुश करता है पैसा, एक पुल बेस्ड जिसमें मर्चेंट आपसे पैसा खींचता है। तो मर्चेंट का मोबाइल नंबर और एमएमआईडी चाहिए होती है। कस्टमर खुद पैसे भेजेगा, तो जो दुकानदार है उसका मोबाइल नंबर और एमएमआईडी चाहिए। अगर दुकानदार पैसे आपसे लेना चाहता है, तो जो आप हो, कस्टमर है, यानी जो रिमिटर है, उसका मोबाइल नंबर और उसका एमएमआईडी और ओटीपी लगता है फ्रेंड्स, ओके। बस इतना, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारी बातें हम लेक्चर में ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक समराइज टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, हमने ये बात समझ ली।
यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं है। 3 तरीके हो गए, मोबाइल नंबर MMID, अकाउंट नंबर FSC कोड, आधार नंबर। अगर कस्टमर चाहता है कि उसे मोबाइल से पैसा भेजना है तो उस केस में मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। अगर इंटरनेट बैंकिंग ATM या ब्रांच के थ्रू करना चाहता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर जो बेनिफिशियरी जिसको पैसे रिसीव होने हैं, उसको जो है अगर अकाउंट नंबर और IFSC कोड से या आधार नंबर बता करके पैसे रिसीव करना है, तो उसे भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वो जो है मोबाइल नंबर और MMID से पैसा रिसीव करना चाहता है, तो उस केस में उसे मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो है IMPS की लिमिट का डिस्कस करेंगे। पर ट्रांजैक्शन लिमिट इन IMPS इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2014 इज करंटली कैप्ड एट 2 लाख फॉर चैनल अदर देन SMS एंड IVRS। ठीक है, इंटरेक्टिव ये जो IVR होता है जिसमें नहीं, वो टोल फ्री पर आप कॉल करते हैं तो वो कहता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश के लिए 2 दबाएं वाला, तो ये वही IVR कॉन्सेप्ट होता है। तो जो जनवरी 2014 से जो RBI ने लिमिट लगाई हुई थी IMPS पर फ्रेंड्स, वो 2 लाख रुपए की लगा रखी थी, अदर देन SMS और IVRS पर। SMS और IVRS के थ्रू अगर आप IMPS करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5,000 रुपये है और ये अभी भी फिक्स है, इसमें कोई चेंजेज नहीं आए हैं। कितनी लिमिट है? 5,000 रुपये। SMS के थ्रू या IVRS के थ्रू अगर आप IMPS इनिशिएट करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये भेज सकते हैं। लेकिन IMPS चूँकि इम्पोर्टेंस रखता है, इस वजह से जो RBI ने प्रपोज़ किया है कि अब इसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है, अदर देन SMS एंड IVRS। तो SMS और IVRS के थ्रू भी ये लिमिट बढ़ी नहीं है, लिमिट पुरानी वाली 5,000 रुपए की ही एप्लीकेबल है। लेकिन अभी करंट टाइम पे जो IMPS की लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। कब से? 8/10/2021 से। कब से है फ्रेंड्स? 8/10/2021 से। अब अगर मान लीजिए IIBF जो है आपका एग्ज़ाम जून में जो लेगा, जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, उसमें क्या होगा कि जो है ये 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी चेंजेज़ हुए हैं उनको इफ़ेक्टिव मानते हैं। उसके बाद जो चेंजेज़ होते हैं उनको इफ़ेक्टिव नहीं मानते हैं। तो उस हिसाब से ये जो नई लिमिट है 5 लाख वाली, यही लिमिट एप्लीकेबल हो गई फ्रेंड्स, ओके? क्योंकि 31 दिसंबर 2021 से पहले ही ये घटना हो चुकी है, 5 लाख रुपए लिमिट हो चुकी है। तो जो आंसर करिएगा IMPS की लिमिट का, वो 5 लाख रुपए कर सकते हैं, कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछा जाए IMPS की लिमिट क्या है? आंसर इज़ सिंपल, 5 लाख रुपए। SMS के थ्रू भेजने पर क्या लिमिट है? 5,000 रुपये पर ट्रांज़ैक्शन। IVRS के थ्रू भेजने की क्या लिमिट है? 5,000 रुपये पर ट्रांज़ैक्शन। ध्यान रखिएगा, दिन भर में टोटल 5 लाख रुपए भेज सकते हैं, चाहे वो एक ट्रांज़ैक्शन में मैक्सिमम 5 लाख रुपए भेज लीजिए और चाहे पूरे दिन में मैक्सिमम 5 लाख रुपए भेज लीजिए, एक ही बात होती है फ्रेंड्स, ओके? तो इसी पर ही फ्रेंड्स हमारा ये IMPS भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।